वेलकम टू सी अंजलि जैन क्लासेस योर बड़ी टू मेक ऑडिट इजी। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं एज प्रोमिस्ड अर्लियर की इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फ्रॉड रिस्क फैक्टर का इवैल्यूएशन हम देखने वाले हैं। बेसिकली ये थोड़ा रिपीटेटिव जाएगा बट यस एंड में जो मैं आपके लिए निमोनिक्स लेके आई हूँ दे विल बी फार बेटर टू सोल्व द केस स्टडीज बोथ लेवल सी इंटर एज वेल एज सी फाइनल। तो evaluation of fraud risk factor. The fact that fraud is usually concealed can make it very difficult to detect. फ्रॉड जो है उसको यूजुअली कंसील किया जाता है। फ्रॉड एक इंटेंशनल मिस्टेक है जिसको कि ढूंढना इतना इजी नहीं है। नेवरदलेस द ऑडिटर में आइडेंटिफाई इवेंट्स और कंडीशन दैट इंडिकेट एन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट द फ्रॉड। ऐसी कुछ इवेंट्स हो सकती है या कंडीशंस हो सकती है जो इंडिकेट करती है या तो एम्प्लॉय के पास क्या है, इंसेंटिव है कि वो फ्रॉड कमिट करे, या फिर प्रेशर है कि वो फ्रॉड कमिट करे, और प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी या फिर उसको क्या दे दे, एक अपॉर्चुनिटी दे दे, उसको मौका मिल जाए फ्रॉड करने का। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो एग्जाम्पल है इसको हम पहले समझते हैं अपने नोट से। तो इवेल्युएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फ्रॉड डजंट हैपन रैंडमली। रैंडमली नहीं होता है। रैंडमली होता है तो एरर होती है। इट हैपन्स व्हेन प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन एग्जिस्ट। प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन, ये तीन चीजें होगी तो मेरे पास फ्रॉड एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब ये तीन चीजें हम धीरे धीरे करके समझने वाले हैं। ये सिर्फ तीन वर्ड दिख रहे हैं, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन। सॉरी, ये हमें तीन वर्ड्स दिख रहे हैं बट इनके पीछे जो कहानी है, जो केस स्टडीज बनने वाली है ना आपकी, उसमें टाइम लगने वाला है। वाई डिटेक्शन इज डिफिकल्ट। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि फ्रॉड इज इंटेंशनली कंसील्ड। वही चीज हमने नोट्स उसमें भी टेक्स्ट में पढ़ी थी, फ्रॉड इज इंटेंशनली कंसील्ड। मैनेजमेंट में क्या कर सकती है? मैनिपुलेट द एंट्रीज, ओवरराइडिंग कंट्रोल्स, क्रिएट फेक डॉक्यूमेंट्स। या तो एंट्रीज को मैनिपुलेट कर देगी, या कंट्रोल्स को ओवरराइड कर देगी, या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकती है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है मेरे पास? प्रेशर, इंसेंटिव और अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन। प्रेशर, इंसेंटिव एक तरफ, अपॉर्चुनिटी सेकंड, देन उसके बाद रैशनलाइजेशन। प्रेशर कब होगा? प्रेशर या इंसेंटिव, अ कंपनी वांट्स फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर। इन्वेस्टर से कंपनी को क्या चाहिए? रोकड़ा चाहिए, पैसा मांगने का, माल चाहिए, माल। अ कंपनी वांट्स फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट 5 सीआर प्रॉफिट। इन्वेस्टर 5 सीआर का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर 5 सीआर का होगा तो देन ओनली आई विल फंड द कंपनी। बट एक्चुअल में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कितना है? 3 सीआर का। तो यहाँ पे कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है ही है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो अपने प्रॉफिट को क्या करे? मैनिपुलेट करे। मैनेजमेंट फील प्रेशर टू शो दी हायर प्रॉफिट, क्योंकि उसको पैसा तो चाहिए ही चाहिए, पैसा मांगता रहे। तो फ्रॉड डन टू मीट दी थर्ड पार्टी एक्सपेक्टेशन। फ्रॉड किया गया है थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए, यानी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन जो कि 5 सीआर की थी उसको मीट करने के लिए। व्हेन someone is forced or motivated to commit the fraud. Basically, pressure and incentive का क्या मतलब है? Pressure and incentive indicates the situation where someone is forced or motivated to commit the fraud. And opportunity क्या है? Some employees, opportunity का बात करते हैं अब हम। अपॉर्चुनिटी का मतलब हो जाएगा कि कोई एक एम्प्लॉय है, वो कैश रिसीट्स भी होती है उसके पास, यानी कैश कलेक्शन, फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी वही करता है और बैंक में भी डिपॉजिट वही कराता है, यानी कि तीनों ही चीजें उसके पास है। कैश हैंडलिंग का काम भी उसके पास है, कैश रिकॉर्डिंग का भी, एंड बैंक डिपॉजिट का भी। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है ही नहीं। तो एम्प्लॉय के पास पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो बुक्स को मैनिपुलेट करे और पैसे वहां से लीक कर दे, चोरी कर ले, राइट, ठगी कर ले। तो फ्रॉड हैपन्स वेयर इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक। एंड यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, इंटरनल कंट्रोल्स तो वीक ऑलरेडी है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई एम्प्लॉय को। देन इंसेंटिव। इंसेंटिव अगेन ये तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बोनस लिंक्स फ्रॉड की, जैसे कि रिवेन्यू इतना किया, प्रॉफिट मार्जिन इतना आया तो आपका हायर स्लैब बन जाएगा बोनस का, तो मैनेजमेंट उस हायर स्लैब में आना चाहेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं रैशनलाइजेशन की, किसकी? जो अपना फ्रॉड
ट्रायंगल होता है, उसमें तीन चीजें हैं, प्रेशर इंसेंटिव एक साथ, रैशनलाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं हम रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन रैशनल है। अगर हम वर्ड रैशनल को देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है? रीजन। क्या होता है? रीजन, लॉजिक। What was the reason behind that? It is the mental justification. ये mental justification a person gives to themselves to make the fraud feel acceptable. जैसे मैं कहूँ, अंजलि तेरे को पता तो है ये चीज गलत है, बट तेरे को जरूरत है, कर ले। एक बार गलती कर ले, कोई बात नहीं, सब और सब भी तो कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं, तू भी कर ले, क्या हो गया, जरूरत भी है। वो वाला चीज, कि आप अपने आप को मेंटल जस्टिफिकेशन दे रहे हो। इट इज द मेंटल जस्टिफिकेशन अ पर्सन गिव्स टू देमसेल्फ टू मेक फ्रॉड फील एक्सेप्टेबल। आई नो इट्स रॉन्ग बट आई कन्विंस माई सेल्फ इट्स ओके। मुझे पता है वो गलत है, बट मैं अपने आप को कन्विंस करूँ कोई बात नहीं, मैंने किया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, ऐसे। तो कॉमन एग्जाम्पल क्या होते हैं? आई विल रिटर्न द मनी लेटर। जैसे कि मैं अभी निकाल लेती हूँ बिना किसी से पूछे और चुपचाप रख दूंगी, वो वाला चीज। फिर एवरी वन डज इट, हर कोई ऐसा करता है, तो मैंने कर दिया तो क्या ही हो गया। कंपनी इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट एनीवे। समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया तो समुंदर तो बहुत बड़ा है, वो वाली चीज। दिस इज जस्ट अ टेम्पररी एडजस्टमेंट। अभी ही निकाला है मैंने, रिवेन्यू थोड़ा सा लीक किया है, सॉरी कैश थोड़ा सा निकाला है, मैं 2 दिन बाद वापस चुपचाप जाके रख दूंगी। फिर है एग्जाम्पल इस चीज का, ये मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है, मतलब ये सिर्फ किस लिए बताया मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में, कि आपको समझ आ जाए। अभी हम बेयर टेक्स्ट से इसको पढ़ेंगे। एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी? 50,000 की थी। पर्सनल इमरजेंसी आ गई, उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि अगर तुमने मेरे को आईफोन नहीं दिलाया तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। पर्सनल इमरजेंसी आ गई, तो आईफोन ना दिलाने के लिए अब उसने क्या किया, क्योंकि कैश तो वही हैंडल करता था, उसने 2 लाख रुपए चुराए, अपनी जीएफ को दिलाया फोन, और 3 महीने तक, 4 महीने तक वेट किया कि 2 लाख हो जाएंगे पूरे, एंड वो सैलरी से जमा करके रख देगा वापस से। ये उसकी पर्सनल इमरजेंसी थी, क्या करे, उसका भी तो दिल रखना था। तो एम्प्लॉय की सैलरी जो थी 50,000 थी पर मंथ, पर्सनल इमरजेंसी आ गई, उसको 2 लाख रुपए चाहिए थे, एंड ही वॉज हैविंग द एक्सेस टू कंपनी कैश, तो उसने इजिली 2 लाख रुपए निकाल लिया। और उसने बोला भाई जिंदगी में जरूरी है, ब्रेकअप नहीं चाहिए। ऐसा अपने आप को समझा रहा है कि ये जरूरी था। और ऐसा नहीं है मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं 4 महीने बाद रख दूंगा जाके वापस 2 लाख, मेरे पास ही तो है कैश, मैं ही तो रिकॉर्ड करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज द रैशनलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल फनी वाले भी लेने चाहिए। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसी चीज को हम पेयर टेक्स्ट से पढ़ते हैं। द नीड टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ द थर्ड पार्टी टू obtain एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग may create pressure to commit the fraud। इसमें हमने लिया एग्जाम्पल, इन्वेस्टर expect 5 CR profit but 5 CR profit, but actual is 3 CR only। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास क्या आ गया? प्रेशर, कि ही हैज टू इंक्रीज द रेवेन्यू। द ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट bonuses if realistic profit target are met। The granting of significant bonus if unrealistic profit target are met may create an incentive to commit the fraud। यानी कि वही हायर स्लैब पे जाना, हायर रिवेन्यू दिखाओ, जितना रिवेन्यू दिखाओगे उतना मार्जिन, ग्रोस मार्जिन बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट जैसी बढ़ेगा उसकी हमें स्लैब दे रखी है कि 0 से 1 CR हुआ तो 10% मिलेगा, 1 CR to 5 CR हुआ तो 15% मिलेगा। तो हम इस तरीके से उसको बुक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हायर स्लैब में आना चाहते हैं, बोनस को फिर वहाँ पे 15% का बोनस मिल जाएगा, राइट। अ कंट्रोल एनवायरनमेंट दैट इज नॉट इफेक्टिव में क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट द फ्रॉड, जैसे वो एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल हमने लिया। ठीक है, तो ये बात था, एम्प्लॉय को अपनी जीएफ को फोन देना था,
तो आईफोन 2GS, इससे याद आ जाएगा पर्सनल इमरजेंसी, राइट। और ये हायर बोनस स्लैब, हायर बोनस स्लैब लिखवा देती हूँ, ठीक है, मैं जरूरत होगी। हायर बोनस स्लैब, इन्फ्लेटेड ग्रोस मार्जिन, इन्फ्लेटेड ग्रोस मार्जिन। तो इसमें ये चीज था। अब बात करते हैं तो ये बात थी, इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रॉड रिस्क फैक्टर कांट इजीली बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस। फ्रॉड रिस्क फैक्टर को हम रैंक नहीं कर सकते, बिकॉज सारे ही फैक्टर ऐसे हैं जिससे छोटा फ्रॉड किया जा सकता है और बड़ा फ्रॉड भी किया जा सकता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉड फैक्टर वेरीज वाइडली। सिग्निफिकेंस वाइडली वेरी करती है। सम ऑफ दीज फैक्टर विल बी प्रेजेंट इन एंटिटी वेयर स्पेसिफिक कंडीशन डू नॉट present risk of material misstatement. Accordingly, determination of whether a fraud risk factor is present and whether it is to be considered in assessing the risk of material misstatement of the financial statement due to fraud requires the exercise of professional judgment. प्रोफेशनल जजमेंट हमको लगाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू FFR एंड मिस अप्रोप्रिएशन आर प्रेजेंटेड। अभी हम इसी की बात करेंगे एंड यू विल हैव द फन। These illustrative risk factor are classified based on three conditions। तीन कंडीशन पे, या तो आपके पास इंसेंटिव है, या फिर परसीव्ड अपॉर्चुनिटी है, या फिर एबिलिटी है टू रैशनलाइज द फ्रॉडुलेंट एक्शंस। इंसेंटिव या प्रेशर है, ऊपर हमने उसको देख लिया और अपने नोट से भी पढ़ लिया। परसीव्ड अपॉर्चुनिटी है, वीक इंटरनल कंट्रोल्स, रैशनलाइजेशन, वो भी हमने देख लिया। अब डिटेल में हम इसके क्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम डिटेल में इसके एग्जाम्पल्स। तो आ जाओ, सबसे पहले किसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, अपेंडिक्स 1 में, जो कि BRS से 240 में ही दी है, ऑन द पेज नंबर 35। एंड हियर वी गो, वी नीड टू रीड देम। एंड ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। CA फाइनल में केस स्टडी बनती है एंड CA इंटर में ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बट हाल फिलहाल आ ही जाएगा। आपने देखा ही होगा 2 दिन पहले CA फाइनल में AFM का एग्जाम कैसा दे रखा है। मतलब वी आर CA, हम उस एग्जाम को लिखने जाएंगे ना तो हम भी फेल हो जाएंगे, ऐसा पेपर बनाया हुआ था AFM का। तो सेलेक्टिव स्टडी तो भूल ही जाओ, तुम्हें सारा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे याद करने का बात है, वी विल असिस्ट यू, वी विल हेल्प यू, राइट। एंड आज हमें वो चीज़ें याद ही करनी है। दैट्स वाई मैं थोड़ा निमोनिक्स लेके आई हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, इसमें इतना ज़्यादा समझना नहीं है, बस आपको ना रिटेन करना है अपने माइंड में। रिटेन करके वो ICI खुद छापेगा उस क्वेश्चन को, उसमें सारे फैक्टर्स आपको दे देगा। आपको आंसर फ्रेमिंग आनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि इंसेंटिव प्रेशर में भी हमारे पास ना 3 पार्ट है। एक तो ये इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटी स्पेसिफिक फैक्टर है इंसेंटिव प्रेशर में। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के स्पेसिफिक पॉइंट दे रखे हैं कि एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट ऑन मैनेजमेंट। फिर एक हमारे पास आ जाता है पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन। 3 चीजें हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडस्ट्री, इकोनॉमी एंड एंटिटी के फैक्टर्स की, कि इंसेंटिव एंड प्रेशर ड्यू टू इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड यही आपको आंसर में फ्रेम करना होता है। आप कहोगे तो पूरा FFR जो कि इंसेंटिव एंड प्रेशर वाला है उसको पढ़ के हम एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो क्वेश्चन है हम सारे फैक्टर्स पढ़ने के बाद सोल्व करेंगे तो ही आपको मजा आएगा, राइट। तो बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंसेंटिव एंड प्रेशर, रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। The following are example of the risk factor relating to the misstatement arising from fraudulent financial reporting. इंसेंटिव एंड प्रेशर, इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटन्ड बाय। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी है वो खतरे में है किस वजह से, या तो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर से, या फिर आपकी खुद की गलतियों की वजह से, यानी कि एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन। ऐसी चीजें जो बाहर की है, इकोनॉमी और इंडस्ट्री, ऐसी चीजें जो अंदर की है, एंटिटी ऑपरेशन, राइट। तो
इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे पास पहले 3 पॉइंट है, जो कि ब्लू बुलेट से मैंने लिखे हुए, ब्लू इंक से न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। इंडस्ट्री के लिए आपके अम, 2 है, जो कि मैंने रेड इंक से लिखा है, 6 एंड 7 आएगा। एंटिटी के लिए हमारे 3 है, तो ये एंटिटी के लिए भी हमारे 2 ही है, सॉरी हमारे कितने हैं, 2 ही पॉइंट है। तो 3 2 2 ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड आपको बंच बना के पढ़ना है। इकोनॉमी से रिलेटेड 3 है, कंपटीशन है, रैपिड चेंज है टेक्नोलॉजी में, एंड कस्टमर डिमांड कम है। क्या हुआ, कंपटीशन ज्यादा है, कस्टमर कम है, और न्यू टेक्नोलॉजी है। क्या बोला मैंने, इसी तरीके से बोलोगे, याद करोगे तो ही हो पाएगा। कंपटीशन ज्यादा है, कस्टमर कम है, और रैपिड चेंजेस है किसमें, टेक्नोलॉजी में। तो ये किस में आ जाएगा अपना, इकोनॉमिक फैक्टर्स में। प्रॉफिटेबिलिटी थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमिक्स, राइट। तो इकोनॉमिक्स में कंपटीशन ज्यादा है, कस्टमर कम है, और रैपिड चेंजेस है किसमें, टेक्नोलॉजी में। तो इस तरीके से याद रखना है। अब बात करते हैं इसका डिटेल देखते हैं। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और मार्केट सैचुरेशन, या तो कंपटीशन ज्यादा है, या फिर मार्केट क्या हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। अब देखो सैचुरेशन, मार्केट कंडीशन, ये सारे वर्ड आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखे हैं, तो आप सॉरी, तो आप देख सकते हो ये चीज कि ये इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और मार्केट सैचुरेशन अकम्पनीड बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन। एक तो कंपटीशन ज्यादा है, मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, और मार्जिन क्या हो गए, श्रिंक हो गए, कम हो गए। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कंपटीशन का मतलब क्या, कि नए प्लेयर्स आ गए मार्केट में, जो कि सेम या सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या चलेगा, प्राइस वॉर चलेगा। वो और कम करेगा, वो और कम करेगा, और कम करेगा, ऐसे क्या चलेगा, प्राइस वॉर चलेगा। और इससे क्या हो जाएगी, मार्जिन लोअर हो जाएगी, प्रेशर रहेगा मेंटेन करने का, परफॉर्मेंस को स्टेबल करने का। ठीक है, ये कंपटीशन हो गया। अब सैचुरेशन क्या होता है, मार्केट हैज लिमिटेड न्यू कस्टमर लेफ्ट। सैचुरेशन का मतलब मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, इतने ज्यादा कस्टमर हमारे पास नहीं रहे हैं, यानी कि डिमांड जो है वो कम हो गई है, और ग्रोथ क्या हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है। तो ये था। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे जो ग्रोस मार्जिन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये सबसे पहला, कंपटीशन ज्यादा है, कस्टमर कम है, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस है। तो ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हो गए। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और मार्केट सैचुरेशन अकम्पनीड बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन। High vulnerability to rapid changes such as changes in technology, product and obsolescence or interest rates. हायर वुलरेबिलिटी है किस चीज़ की है, मान लो आपकी जो इंडस्ट्री है वो R&D से रिलेटेड है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, आपके जो प्रोडक्ट्स है वो ऑब्सोलीट होते जाएगी टाइम टू टाइम, तो आपको R&D करते रहना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। High vulnerability to rapid changes such as changes in technology, product obsolescence or interest rate. फिर a significant decline in customer demand and increasing business failures. एक तो कस्टमर जा रहे हैं, साथ में आपकी बिजनेस फेलियर्स भी हो रही है, कभी आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, या आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई जो आपने बनाई थी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया था, कस्टमर को ज़्यादा पसंद नहीं आया, आपने पहले ना फिजिबिलिटी स्टडी कराई नहीं थी, प्रोडक्ट को डायरेक्ट उतार दिया था मार्केट में, तो आपको वहाँ भी लॉस हो गया। ठीक है, तो ये क्या क्या आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। कंपटीशन ज़्यादा है, कस्टमर कम है, और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। ये आपके इकोनॉमिक फैक्टर हो गए। इसी को आपको क्या रखना है, याद रखना है। इंटर वाले अब तो आप याद रख सकते हो, क्योंकि मैंने निमोनिक्स आपको बता दी, और ऐसे पीछे पीछे बोलोगे, खुद से बोलोगे, अपने आप को शीशे में देख के याद आ जाएगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम एंटिटी स्पेसिफिक फैक्टर्स की। एंटिटी स्पेसिफिक में ऑपरेटिंग लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे कि बैंकरप्सी, फोरक्लोजर और हॉस्टाइल टेक ओवर का दिक्कत आ सकता है। बैंकरप्सी यानी दिवालिया हो गया, फोरक्लोजर बंदी कर दिया आपने, हॉस्टाइल टेक ओवर कोई और कंपनी आके आपको क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है, वो भी बिल्कुल कौड़ी के भाव में, कौड़ी के भाव में कर रही है। इसी को हम बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। ऑपरेटिंग लॉसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे कि आप दिवालिया भी हो सकते हो, बैंक करप्ट हो सकते हो, फोरक्लोजर आपका हो सकता है, और हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है, राइट।
फिर उसके बाद रेकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेशन और एन इनएबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन व्हाइल रिपोर्टिंग अर्निंग्स एंड अर्निंग ग्रोथ। इसको आप ऊपर से रिलेट कर सकते हो, इकोनॉमी में रिवेन्यू और जो है कंपटीशन ज़्यादा था, कस्टमर कम हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो रिवेन्यू है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। रिवेन्यू हमारा दो तरीके का होता है, क्रेडिट और कैश। कैश सेल हमारी बहुत कम हुई, कैश सेल की वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा और हमारे ऑपरेटिंग लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, हम बैंक हो सकते हैं, बिजनेस बंद हो सकता है और नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, हमारे पास नेगेटिव फिगर आएगी फर्स्ट एक्टिविटी की, राइट। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। फर्स्ट तीन हो गए। नेक्स्ट हो गए एंटिटी स्पेसिफिक। एंटिटी स्पेसिफिक में आप लॉस की बात कर रहे हो, एक ऑपरेटिंग लॉस की और एक नेगेटिव कैश फ्लो की। ऑपरेटिंग लॉस एंड नेगेटिव कैश फ्लो, ऑपरेटिंग लॉस एंड नेगेटिव कैश फ्लो, ऐसे याद रखना है। देन वी हैव इंडस्ट्री स्पेसिफिक। इंडस्ट्री स्पेसिफिक यानी कि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ न्यू चीज अनाउंस कर दी, ठीक है। रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिट स्पेशली कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो 10% की है, बट आपकी कंपनी एक्सेप्शनली 20% की ग्रोथ पे है। हाउ? पूरी इंडस्ट्री में रिसेशन छाया हुआ है, बट आपका जो कंपनी है वो क्यों ग्रो कर रहा है? इंडस्ट्री तो पूरी उसकी है, टेलीकॉम की। टेलीकॉम के होने के बावजूद आप भी टेलीकॉम के हो, पूरी इंडस्ट्री भी टेलीकॉम की है। इंडस्ट्री में तो 10% की ग्रोथ है, आप 20 पे कैसे चल रहे हो? हाउ आर यू एबल टू जनरेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स? हाउ? इसका जस्टिफिकेशन चाहिए, राइट। तो रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिट यही है कि मैं खुद को बाहर वालों से कंपेयर कर रही हूँ, सेम इंडस्ट्री के लोगों से, अपनी बिरादरी से खुद को क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ। रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली कंपेयर टू दैट ऑफ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्री में न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गई। न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गई। तो इस तरीके से आपके 3 to 2 इस तरीके से याद हो गए, 3 to 2। इकोनॉमी के तीन, इंडस्ट्री के दो, एंटिटी के दो। इकोनॉमी में तीन कौन से? कंपटीशन ज्यादा है, कस्टमर कम है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। फिर उसके बाद एंटिटी में हम लॉस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लॉस की। एक हो गया ऑपरेटिंग लॉस, एक हो गया नेगेटिव कैश फ्लो। एक हो गया ऑपरेटिंग लॉस, एक हो गया नेगेटिव कैश फ्लो। देन उसके बाद इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री की ग्रोथ ज्यादा है, सॉरी इंडस्ट्री की ग्रोथ कम है, हमारी सुपर नॉर्मल कैसे हो रही है ये बताओ। तो रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी एंड उसके बाद न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये हो गई हमारी इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस, राइट। तो आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा, मैं 5 बार इसी पार्ट में इसको रिपीट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे चलेंगे, जिसमें कि हम मैनेजमेंट के प्रेशर को देखेंगे एंड उसके बाद क्या देखेंगे, पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन को देखेंगे टू कमिट, ये क्या किस में आएंगे, और ये प्रेशर एंड इंसेंटिव में आएंगे टू कमिट दी फ्रॉड, राइट। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये केस स्टडी में आएगा। एक बार पहले तुम जैसे मैं समझा रही हूँ ना वैसे समझते चलो। और वैसे तो मैंने तुम्हें बोला था क्वेश्चन की अलग से सीरीज लेके आऊंगी, वो तो लेके ही आने वाली हूँ, बट मैं तुम्हें डेमो दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से होता है, राइट। तो वी विल बी हैविंग द डेमो फॉर दैट क्वेश्चन ऑन दिस लाइन, राइट। तो टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैव रेस्ट, गुड डे। वैसे कितना ही बचा है, 10:30 तो हो ही चुके हैं, ठीक है। फिर भी टेक केयर, गुड नाइट, बाय, कीप रिवाइजिंग दिस जॉब।